ये लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, अगर आपको पीसीएस और आईएएस का पढ़ना है, तो डेफ़िनेटली बुक लेना पड़ेगा। एसएससी तक मैं गारंटी लेता हूँ। हाँ, एनसीईआरटी है ना, उससे कुछ बाहर नहीं है। एनसीईआरटी तो ये समझ लो कि सागर है आपका। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सारे ये भी पक्का है। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं आता इसको। हाँ, असल में क्या है ना, आप 11th में भी चले जाओ, या देखो जाके, आपको वहाँ पर भी ना, जो एक समझाने वाले चीज़ें होते हैं ना, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसको टीचर भी क्लियर नहीं करता है। वो मैंने मैक्सिमम टीचर्स ऐसे देखे हैं कि जो बुक में लिखा है, जस्ट रिपीट, उसी को रिपीट करते हैं। ठीक है? और मैं आपको बस वो बता रहा हूँ कि आप किताब उठाओ ही मत, मेरे कहने से। इतना मैं करा रहा हूँ। एक बार आधा सिलेबस हो जाने दो, और फिर किताब को उठाओ और मुझे बता देना अगर कुछ समझ में ना आ जाए तो। एक-एक चीज़ समझ में आ जाएगी। हाँ, हाँ। बिल्कुल, समझने वाली चीज़ है। इकोनॉमिक्स है ही समझने वाली चीज़ है। हुँ, यस। उसको ना किसी भी देखो, बुक में भी बस इतना बता देते हैं, अर्थशास्त्र का ये मतलब मतलब पिता कहा जाता है, फादर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? ये नहीं बताते। हाँ, हुँ। जॉब नहीं, शायद आप एक ऐसी चीज़ ढूँढ रहे हैं, जो चीज़ों को ना ईज़ी बना सके। जो चीज़ें ना ऐसे हो सके कि एकदम शीशे की तरह साफ़, कि हाँ, ये चीज़ क्या है? मेरा भी ऐसे ही कुछ नेचर है। आइए, ठीक है? तो चलिए, तो शुरू करते हैं। आज से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, और चैप्टर का नाम है आपका नेशनल नेशनल प्लानिंग कमेटी। राष्ट्रीय नियोजन समिति। फर्स्ट टॉपिक है आपका। ठीक है? हुँ, एसी? एसी कहाँ से ऑफ होगा? ये तो इधर से हो गया शायद। अब असर तो हो गया है। तो चलिए, मैं इसमें 1-2 लाइन लिखवाता हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये समिति क्या है, ठीक है? ये कैसे हमारे अस्तित्व में आई, इसका काम क्या है, और इसका जो एक वर्किंग जो एरिया है, कैसे डिसाइड हुआ, किसने डिसाइड किया, ये कैसे हम लोग आज इसको पढ़ रहे हैं। याद रखो कि हर किसी सब्जेक्ट का अपना एक इतिहास होता है, और ये भी इकोनॉमिक्स का एक इतिहास है। तो हम पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है इतिहास? तो इसके बारे में एक-एक लाइन में हम समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर लिखिए, इंग्लिश में लिखो पहले।
हिंदी में बोलूँ? ठीक है फिर। एक ही लैंग्वेज में होगा तो फिर ज़्यादा कंटेंट लिख सकता हूँ मैं, ठीक है? क्योंकि डबल-डबल लिखते हैं ना, तो हो जाता है। लिखिए, राष्ट्रीय नियोजन समिति राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना 1938 में 1938 38 में 1938 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया एवं एवं इसकी अध्यक्षता ही सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई की गई जिसका मुख्य कार्य जिसका मुख्य कार्य मुख्य कार्य भारतीय लोगों का विकास भारतीय लोगों का विकास एवं आर्थिक रूप से एवं आर्थिक रूप से मजबूत बनाना मजबूत बनाना रहा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, राष्ट्रीय नियोजन समिति राष्ट्रीय नियोजन समिति के प्रथम अध्यक्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। उन्होंने अध्यक्षता की इस समिति की। ठीक है, जैसे उसका गठन करना है, इसकी रूपरेखा क्या है। नहीं नहीं, अध्यक्ष बनना अध्यक्षता नहीं होती है। अध्यक्षता मतलब यानी कि किसी भी चीज का जब हम गठन करते हैं तो गठन करने से पहले किसी एक उस समिति का उसको हेड बनाया जाता है कि हम जो जो बात रख रहे हैं उसको बताना क्या ये सही है या गलत है। उसके बाद जब उसका गठन हो गया तो अब उसकी कार्य के रूप से जो दृष्टि के रूप से था कि उसको हमें आगे लेके चलना है, तो फिर उसकी अध्यक्ष के रूप में एक नियुक्ति की जाती है। हाँ, और उसकी अध्यक्षता भी। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, देखिए, हाँ, अभी इसको शायद आप इसको कैसे समझेंगे, तो थोड़ा-सा ऐसे समझिए कि कोई भी एक मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग का क्या किसी को एक हेड बनाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? दूसरा मैं एक टेक्निकली रूप से बताता हूँ आपको कि संसद है, संसद में तमाम सदस्य हैं, लेकिन उसका लोकसभा जो स्पीकर होता है, वो क्या होता है? अध्यक्ष होता है। उस अध्यक्ष को बनाने वाला कौन होता है? कैबिनेट। ये जो बात हो रही है ना, इसके जो पहले की लाइन है, वो सब एक लोग मिलकर ये चीज़ों का गठन कर रहे थे और उस गठन करने के तत्पश्चात ही फिर ये रूप और ये निर्णय लिया गया कि अब इसका
पूर्ण रूप से अध्यक्ष कौन बनेगा? ठीक है? हाँ, यानी कि उसको क्या किया गया? नियुक्त किया गया। ठीक है? अब नियुक्त करने पर नाम किसका आया? पंडित जवाहरलाल नेहरू का आया। तो मैंने क्या लिखवाया था यहाँ पर? कितना लिखवाया है? वो हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। अब ये देखिए, इसको थोड़ा-सा ऐसे जान लीजिए। मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। आजकल आप लोग देख रहे होंगे, चुनाव भी चल रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं, अब से पहले भी चुनाव होते रहे हैं, बहुत सी चीज़ें रही हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा, ये तो देखो, पक्ष-विपक्ष, प्रतिपक्ष ये सब चलते रहते हैं। इन चीज़ों का तो ख़ैर क्या ही अंत हो सकता है, देश है तो ये चलती रहेंगी। लेकिन एक चीज़ हमेशा सामने रखी जाती है और वो ये है कि सुभाष चंद्र बोस कभी भी नेहरू को सही नहीं मानते थे। हमेशा अम, वर्तमान जो सरकार है उसके द्वारा ये हमेशा बोले जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू के सिवाय किसी पे भरोसा भी नहीं किया था। और यही वजह है कि उन्होंने जैसे ही देश, वो भी गुलाम भारत के अंदर, जैसे ही देश के रूप में, यानी कि इस देश को सही ले जाने के रूप में, अगर किसी को चेहरे में अपने अंदर किसी को झाँकता था, देखता था, तो वो थे स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब ये चीज़ ऐसे ही कैसे हो सकती है? देखिए, इसका यहीं पर ही स्टॉप नहीं होता है। एक स्टॉप तो यहाँ पर देखिए कि इसको किसी ने तब से लेकर, जब से सुभाष चंद्र बोस ने इसको बनाया और जब तक ये समाप्त ना हो गई, तब तक इस व्यक्ति को किसी ने इसके पद से हटाने की चेष्टा नहीं की। इस तरह से आइए, किसी ने भी इसकी चेष्टा नहीं की। अब ऐसे में अगर हम लोग इसके ऊपर कुछ एक टिप्पणी करें, तो ये निराधर गलत होगा। कैसे होगा? ये लाइन आपको बता देगी। इसमें लिखिए, नेक्स्ट लाइन लिखो। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नियोजन समिति के, राष्ट्रीय नियोजन समिति के अंतिम अध्यक्ष भी रहे, अंतिम अध्यक्ष ही रहे। आप कल आए थे? सॉरी, पिछली क्लास में, मेरी क्लास नहीं आए थे। आज फर्स्ट क्लास था आपकी? सेकंड क्लास है? यहीं पर हुई थी? ओके, कहाँ तक कराया था मैंने? इकोनॉमी नहीं पढ़ाया था? मैंने क्या पढ़ाया है? ये है मेरी पहली है। तो बोल रहे हैं या फर्स्ट क्लास है आपकी? ओके, ओके। देखिए, तो टॉपिक चल रहा है और अभी ज़्यादा केवल 3-4 लाइन लिखवाई तो ये आज आपकी, और बिल्कुल आप ये भी सोच के, ये भी समझ कर हैं कि ये जो क्लास चल रही है प्रॉपर क्लास से डेमो हो सकती है, लेकिन हम इस बात को ये भी दिमाग रखते हैं कि मैं जिस में हूँ है, तो ये आपकी तरफ से डेमो, लेकिन यहाँ की तरफ से बस ये समझ लेना क्लास ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है? कोई, लेकिन आप यहाँ पर करते रहिए पूरी तरह से। तो हेडलाइन लिख लो और आप लोग आगे चलिए। इनके साथ आप भी कहाँ तक हो गया? अंतिम अध्यक्ष भी लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट। राष्ट्रीय नियोजन समिति, राष्ट्रीय पंडित नेहरू, राष्ट्रीय नियोजन समिति को पंडित नेहरू आजाद भारत में बदलाव के इसे समा
1949 में इसे मतलब राष्ट्रीय नियोजन समिति 1909 में इसके स्थान पर जिसके स्थान पर योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन किया गया। यस, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपको मैं आपको भी रिवीजन हो जाएगा, इनका सॉरी इनका रिवीजन हो जाएगा, आपको आपको पता चल जाएगा। इसका गठन कब हुआ था? 1938 में। ये खत्म कब हुआ? 1949 में। इससे लेके यहाँ तक किसी ने भी नेहरू को इसके पद से नहीं हटाया। अब यहाँ से जो यहाँ का समय है, इससे पहले और इसके बीच का एक डेट और है और उस डेट को कहते हैं 1947। यानी कि इससे पहले का भारत और इसके बाद का भारत दोनों बिल्कुल एकदम अलग हो जाता है इकोनॉमिकली। और वो कैसे हो जाता है, आप जरा सोच सकते हैं कि जिस देश में अंग्रेजों का राज रहा हो, उस देश के अंदर ऐसी योजना यानी कि ऐसी समिति का गठन करना और योजनाओं को चलाना, ये इनकी नाक के नीचे सारा का सारा कार्य किया गया। अब आप देखिए कितने बारीकियों से इस कदम को उठाया गया होगा। लेकिन सोचने और समझने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि आखिर वो योजनाएं कौन सी थी जिसको गुलाम भारत में चलाया और उसको सफल भी किया, और सफल ऐसे किया कि आज वो लोग भी इस दुनिया पर राज कर रहे हैं। कैसे? जी, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। मैं वही बोल रहा हूँ कि उनकी नाक के नीचे ये सारे काम किए गए। और ये सब जितना भी हो रहा था, ये इस तरह से देख लीजिए कि एक यानी कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी इसका गठन करने के पश्चात वो बागडोर देकर चले गए किसके हाथ में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में। और फिर उसके बाद वो यहाँ से किसी दूसरे देश में चले गए, क्या करने के लिए? आज़ाद हिंद फौज का गठन करने, अर्थात उसको और विकसित और बढ़ाने के लिए। और उनकी जो जर्नी रही, वो सीधा सिंगापुर चले गए और सिंगापुर से वो पता नहीं जहाँ जहाँ भी गए, उन्होंने इस देश को प्रेजेंट किया, इस देश की रूपरेखा बनाई। और याद रखना, एक इसके पीछे का इतिहास मैं आपको बताता हूँ कि आज जो हमारे यानी कि भारत देश के जो सगे मित्र हैं, जो घनिष्ठ मित्र हैं, उन्होंने आज तक साथ नहीं छोड़ा, जस्ट बिकॉज़ ऑफ सुभाष चंद्र बोस। और उन्होंने देखिए ऐसी क्या छाप छोड़ी होगी उस समय पर कि वो लोग आज भी उसको एडमायर करते हैं, वो लोग आज भी उसको याद करते हैं, वो लोग आज भी उसके विचारों की गुणगान करते हैं। तो वो देश कौन-कौन से हैं? पहला रूस, दूसरा जापान, जर्मनी, सिंगापुर, म्यांमार, ये ऐसे देश हैं जो आज भी देश का यानी कि अपने देश का साथ नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि रूस को तो वर्तमान सरकार ने इतने झटके दिए, बहुत ही ज़्यादा झटके दिए, लेकिन उसके बावजूद भी रूस ने उफ़ तक नहीं किया। यस, बहुत सारे झटके दिए हैं, मैं आपको बताऊँगा। कोविड में दिया था पहला तो, ठीक है? उनकी वैक्सीन को लेकर वापस कर देना। दूसरी चीज़ ये था कि एक और भी बहुत बड़ा झटका था, वो ये था कि एक ट्रेड होता है, ट्रेड जानते होंगे आप लोग, ठीक है? और ये जो ट्रेड था, इसमें रुपए में करना था ट्रेड, जबकि अब से पहले जो होता था, वो डॉलर में होता था। ठीक है? इस रुपए का पूरी तरह से ट्रेड करने के लिए ये किसने बोला? रूस ने ही बोला। लेकिन अलग देशों ने, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी था और भी बहुत सारे देश थे, लेकिन तुरंत के तुरंत रुपए से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इसने यानी कि इंडिया ने अमेरिका का हाथ पकड़ने की कोशिश, यानी कि अमेरिका ने यानी अमेरिका का साथ जैसे ही देने के लिए चले, तो झटका किसे लगेगा? उसको लगेगा। लेकिन उसके बावजूद भी उसने कुछ नहीं किया। ऐसे बहुत सारे हैं और भी है, जैसे कि वेपन्स की खरीदारी रूस से करनी थी, जाके कर लिया किससे? अमेरिका से और फ्रांस से। एक झटका नहीं है, वो बाद की बात है,
और भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो ये सारे के सारे जितने भी थे, यहाँ पर उन्होंने यानी कि बहुत अच्छी तरीके से काम किए। अब जानना ये है कि वो योजनाएँ कौन-सी थी जो इसने बनाई? एक-एक करके लिख लीजिए। पहली योजना, इसमें लिखो राष्ट्रीय नियोजन समिति की हाँ, अभी लिखना नहीं है 1938 जो लाइन बोल रहा हूँ आप उसे लिख लीजिए। राष्ट्रीय नियोजन समिति की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएँ पहली योजना बॉम्बे प्लान को हिंदी में भी बॉम्बे प्लान ही लिखेंगे। दूसरा गांधीयन प्लान, हिंदी में इसको गांधीवादी योजना लिखेंगे। तीसरा पीपल्स प्लान, हिंदी में इसको जन योजना लिखेंगे। सर्वोदय प्लान, हिंदी में इसको सर्वोदय प्लान लिखेंगे। ठीक है? तो ये 4 योजनाएँ बनाई और ये चारों की चारों योजनाएँ अपने आप में बेहद ही, बहुत ही खूबसूरत मैं इसको कह सकता हूँ। इसकी विचारधारा बहुत अच्छी थी, लोगों के लिए समर्पित एक योजना थी, लेकिन दुर्भाग्य था कि किसी ने इन योजनाओं को यानी कि कुछ योजनाओं को एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, इसके पीछे का मैं आपको कारण भी बताऊँगा। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं महत्वपूर्ण योजना के बारे में और वो है बॉम्बे प्लान। इसकी हेडलाइन लिखिए आप। बॉम्बे प्लान को आप इस तरह से देख सकते हैं। इट वाज़ सॉरी हिंदी में लिखना है। बॉम्बे योजना की स्थापना 1944 में की गई। इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य था नंबर 1 उद्योगों को विकसित करना। दूसरा देश के लोगों को ब्रिटिश सरकार की कंपनियों से भारतीय लोगों को निकाल कर
भारतीय कंपनियों में स्थान देना महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा। महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा। अब आप लोग इस बात से वाकिफ होंगे, नहीं भी है तो हो गए होंगे। तो इसमें एक चीज है जो आपको समझना चाहिए। वो क्या है? वो मैंने यहाँ लिखवा दिया है कि हमारे देश के जितने भी भारत के अंदर जो लोग थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की कंपनियों में काम कर रहे थे। और वो जो लोग काम कर रहे थे, वही भारतीयों की मुखबरी भी करते थे। अर्थात भारत आजाद नहीं हो पा रहा था। उसका मुख्य कारण भी ये था क्योंकि भारतीय लोग ही भारतीयों की रैगी करते थे। यानी कि उनकी सारी गतिविधियों को अंग्रेजों को बता दिया करते थे। अब ये चीज इन्होंने सबसे पहले निकाला। ये काम करते हैं, क्यों ना हम इस देश के बड़े लोगों को बोलते हैं कि तुम अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करो, यहाँ के कंपनियों को आप उद्योगों को बढ़ाओ, और क्यों ना उनकी कंपनी से अपनी इस कंपनी में उनको एक महत्वपूर्ण स्थान दो, जिससे कि वहां से हटकर यहाँ पर आ सके और आर्थिक रूप से उनकी कमर तोड़ी जा सके। और ये बात आपको सत्य पता है, सबको पता है कि एक बार किसी को कुछ गाली मत दो, उसकी आर्थिक रूप से कमर तोड़ दो, वो वैसे ही टूट जाता है, बिखर जाता है, कहीं का नहीं रह पाता। और उसके जीवन में जब गरीबी एंटर करती है, तो वो तो बहुत बुरी तरीके से बौखला सा जाता है। इसलिए आपने देखा भी होगा, सुनते भी होंगे आप लोग कि बड़े-बड़े लोग जितने भी जैसे फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर है, अगर वो किसी बड़े से अगर कुछ गलत भाव से बोल जाते हैं, तो वो उसको उल्टा जवाब नहीं देते, बल्कि क्या करते हैं, उसका हर जगह से काम रुकवा देते हैं। उसको फ़िल्म मिलना मुश्किल हो जाता है, काम मिलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या किया, सेम भारतीयों ने अंग्रेजों के साथ अपनाया और धीरे धीरे करते हुए उनको पूरी तरह से समाप्त करते हुए चले गए। और ये इंडस्ट्रीज कहाँ डेवलप की गई थी? ये की गई थी बॉम्बे में की गई थी। और बॉम्बे में की गई थी, याद रखना, आज हमारे देश को, यानी कि जीके का सवाल है, आज हमारे देश का जो बॉम्बे शहर है, इसको फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ बॉम्बे प्लान। क्योंकि इस प्लान ने इस बॉम्बे की रूपरेखा बदल दी और लोगों का ध्यान बॉम्बे में आकर्षित हुआ और सभी ने अपनी इंडस्ट्री को यहीं पर डेवलप किया। और जैसे ही देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के पश्चात फिर से भारत सरकार ने इस बॉम्बे शहर को और भी चकाचौंध कर दिया, क्योंकि यहाँ पर तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिए गए। अब एक चीज़ ऐसे ही नहीं होती है, बहुत सारे ऐसे हमारे देश में काम हुए हैं जो आज भी हो रहे हैं, और वो बताऊंगा एक के बाद एक कैसे है वो चीजें। आप लोगों को सिंपल सी बात है, मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा BSE, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका हेड ऑफिस भी बॉम्बे के अंदर है। आपने सुना होगा NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका भी हेड ऑफिस बॉम्बे के अंदर है। आपने SBI का नाम सुना है, इसका हेड ऑफिस भी बॉम्बे में है। आपने RBI का नाम सुना है, इसका हेड ऑफिस बॉम्बे में है। आपने तमाम आदित्य बिरला हो, चाहे आपका रिलायंस हो, चाहे टाटा हो, सबके हेड ऑफिस कहाँ पर है? बॉम्बे के अंदर है। यहाँ तक कि यही सफर खत्म नहीं होता है, यानी कि जितने भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर वहाँ पर है, बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर भी वहीं पर है। तमाम चीज़ों का हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉम्बे के अंदर है। और यही नहीं, बल्कि ब्रोकर का सबसे बड़ा, यानी कि जिसको हम शेयर मार्केट कहते हैं, उसका सबसे बड़ा, जो इस देश की रूपरेखा को, शेयर मार्केट को एकदम बदल देता है, उसका भी पूरा हब कहाँ पर है? बॉम्बे के अंदर है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है भारत की। ठीक है, ये चीजें। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बॉम्बे प्लान के अंदर। इसमें लिखो, देश के 8 उद्योगपतियों को, देश के 8 उद्योगपतियों को
इस योजना में शामिल किया गया जिसके अध्यक्ष, देखिए इसका अध्यक्ष अलग है, यानी कि 8 उद्योगपतियों का भी एक अध्यक्ष बनाया गया, जिसके अध्यक्ष जे आर डी टाटा, जे आर डी टाटा एवं उपाध्यक्ष जे आर डी, डी फॉर डॉक्टर, जे आर डी टाटा एवं उपाध्यक्ष जी डी बिरला को बनाया गया, जी डी बिरला को बनाया गया। अब आप समझ लीजिए, ये जो टाटा बिरला का आज हम लोग नाम ले लेते हैं ना बेधड़क होके, किसी को नहीं पता ये नाम हम लेते क्यों हैं। आज आपको पता चल गया कि इन दोनों का एक साथ इस योजना में आना, एक साथ इस योजना के अंदर काम करना और पूरे देश में एक ही चीज फैल जाना कि टाटा बिरला एक होकर इस देश के लिए भला कर रहे हैं। और टाटा बिरला ही एक वो शख्सियत हैं जो आज 2025 और 26 भी आने वाली है, उनसे ज्यादा चैरिटी इस देश में कोई नहीं करता। यस। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। अब आप देख लीजिए कि कैसे कैसे देश के लोगों ने, या फिर आप सोच सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कैसे इन सबको एकत्र किया, कैसे उन लोगों की कमर तोड़ी। लड़ना केवल हाथ में हथियार होने से नहीं होता है, लड़ना उस दिमाग से भी होता है जहाँ पर किसी की कमर तोड़ी जा सकती है। और यहाँ पर अंग्रेजों की एक ऐसी कमर तोड़ी कि वो फाइनेंशियली डिसबैलेंस हो गए थे, और यहीं पर ही एक द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, तो देश के लोग, यानी कि जो पहले से ही इसमें लड़ाई लड़ रहे थे, अब वो और भी सचेत हो गए थे कि अब हमारी नज़दीकियां जरा सी पास में दिख रही हैं, क्यों ना इसको और आगे बढ़ा दिया जाए। धीरे धीरे यहाँ पर अब और लोगों ने, यानी कि कुछ और लोग शामिल हुए, और शामिल हुए तो उन्होंने और योजनाएं बनाई। कैसे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक नोट डाल के सबसे पहले एक लाइन लिखिए। नोट डालकर इसमें लिखो, बॉम्बे योजना की रूपरेखा अर्देशीर दलाल के द्वारा, अर्देशीर दलाल, हाँ ऐसे लिखेंगे, अर्देशीर दलाल, अर्देशीर दलाल के द्वारा बनाई गई, अर्देशीर दलाल के द्वारा बनाई गई। अतः इनके नाम पर, अतः इनके नाम पर वर्तमान में दलाल स्ट्रीट सरकार के द्वारा, दलाल स्ट्रीट, नाम सुना है दलाल स्ट्रीट का? हाँ, स्ट्रीट सुना है ना। ये दिल्ली पुलिस में सवाल पूछा गया है ये, कि दलाल स्ट्रीट किसके नाम पर स्थापित किया गया था। सोचिए, जहां कोई नहीं पहुंच सकता, ऐसे ऐसे कभी कभी बारीकी से सवाल उठा लेते हैं। ठीक है। और ये दलाल स्ट्रीट, लोग समझते थे दलाल स्ट्रीट यानी कि जहां पर दलाल लोग रहते होंगे या दलाली होती होगी, इस तरह से। लेकिन दलाल टाइटल है ये। ठीक है, एक व्यक्ति का, और उसका नाम है अर्देशीर दलाल। ठीक है। तो ये था दलाल के बारे में एक स्ट्रीट, जो मुंबई में स्थापित की गई। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सरकार के द्वारा स्थापित की गई, सरकार के द्वारा सड़क स्थापित की गई, ऐसे लिख सकते हैं आप। हाँ, सड़क है ये, स्ट्रीट ये बनाई गई। नेक्स्ट, इसमें एक पॉइंट आप लिख लीजिए, और वो पॉइंट क्या है? वो है, नोट डाल के,
आजाद भारत से पूर्व, आजाद भारत से पूर्व की पहली योजना सबसे अधिक सफल रही, सबसे अधिक सफल रही। तो आप देख सकते हैं कि किस लेवल पर ये सफल रही होगी। ठीक है? अब ये क्यों सफल रही थी? क्योंकि इसमें कोई भी आंदोलन करने वाला व्यक्ति नहीं था। सारे के सारे वो लोग थे जो या तो जॉब करते थे या फिर बिजनेस करते थे। आप लोगों ने देखा यहाँ पर कोई भी लड़ने भिड़ने झगड़ने वाला कोई दिखाई दिया है? नहीं है। लेकिन अगली योजना देखिए, नेक्स्ट, गांधीवादी योजना। गांधीवादी योजना। गांधीवादी योजना के बारे में वन लाइन में आप लिख लो। स्थापना 1944 में की गई, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। जो था मेन वो मैंने आपको गहराई से लिखवाया। हाँ, वो भी 1944 में थी। ठीक है? उसके बाद इस योजना को किसने बनाया वो आप लिख लीजिए। का नाम था श्रीमन नारायण अग्रवाल। श्रीमन नारायण अग्रवाल। ठीक है? इस व्यक्ति ने इस बॉम्बे योजना को बनाया। अब इसमें एक नोट डाल के लिख लीजिए, यह है योजना सफल रही। यह योजना असफल रही। यस, ये इसलिए रही थी क्योंकि ये योजना लोगों के लिए थी, देश के लोगों के लिए थे। और आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। आज भी भारत वैसा ही भारत है जैसे कि कभी गुलाम भारत में था। अब आप सोचेंगे कैसे था? बस फर्क इतना था कि तब कुछ गोरे लोग थे, आज भारतीय लोग हैं। पहले हर जगह जहाँ पर भी बड़े बड़े ऑफिस होते थे वहाँ पर लिख दिया जाता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। क्यों लिख दिया जाता था? क्योंकि उनकी कोई भी एंट्री नहीं होती थी। लेकिन आज भी आप जो भी आपके नज़दीक में आप कहीं भी चले जाइए, क्या आप मुझे बताइए, क्या आप राष्ट्रपति भवन में जा सकते हैं जहाँ राष्ट्रपति रहते हैं? प्रधानमंत्री पीएमओ ऑफिस में जा सकते हो? पीएमओ हाउस में जा सकते हो? कैंट के अंदर जो ऑफिसेज हैं उसमें जा सकते हो? आर्मी ऑफिसेज जो होते हैं आप घुस भी नहीं सकते। इसका मतलब तो पहले भी वही था, आज भी वही है, अलग क्या है? बस फर्क इतना था, अंग्रेजों ने एक वर्ड यूज कर लिया था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। आज भी तो हम वही भारतीय हैं। आज भी तो हम उस भारत के पूरी तरह से एक हिस्सा हैं। तो फिर हमें अंदर क्यों नहीं जाने दिया जाता? हम आज भी डीएम से नहीं मिल सकते, जिला अधिकारी से नहीं मिल सकते। मिल सकते हैं लेकिन आपको बहुत अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। रीजन होना चाहिए। ठीक है? उस समय पर भी लोग ऐसा नहीं था नहीं मिलते थे, बिल्कुल मिलते थे। आपके गांव के जो मुखिया लोग होते थे, नाम सुना होगा मुखिया, ठीक है? वो लोग जाके मिलते थे उनसे। ठीक है? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। आज भी कौन जा सकता है? जो कि पहले से ही उसके पास एक बड़ा रीजन हो, और ये जाने की अनुमति कौन दे रहा है? आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वो भी तब जब आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आया समझ में?
इसका मतलब आप ख़ास हो चुके हैं। आपकी कोई नहीं सुन रहा है तो कौन सुनेगा? डीएम सुनेगा। लेकिन आप नॉर्मली नहीं जा सकते। क्या कारण है? कारण दिखाओगे, ठीक है? आप ये नहीं कह सकते मैं ऐसे ही मिलने जा रहा हूँ, मेरा मन है बस। एग्ज़ैक्टली। तब भी कौन जाता था? सवाल इसी बात का ही तो है। अच्छा है मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले भी बिना किसी रीज़न के कोई नहीं जा सकता था और पहले भी मतलब मिलते थे लोग, ऐसा नहीं था नहीं मिलते थे, लेकिन एक शब्द था जो गलत था और वो था डॉग्स एंड इंडियंस। क्यों? सब मिल सकते हैं। इसका मतलब ये था कि मिलने की अनुमति बस उनको सबसे अधिक थी, जो चापलूस टाइप के थे। ठीक है? ये चीज़ें। ख़ैर, ये जब इतिहास की बात होती है तो उसमें बहुत बताने योग्य चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं और देखते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नहीं, नहीं, ये नारायण एक हाँ, मतलब ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लेकिन साथ-साथ में एक्टिविस्ट भी थे। ठीक है? ये भी आंदोलन करते थे और हिस्सा बनते थे पूरी तरह से और ये हमारे गांधी जी के सबसे बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। इसीलिए उन्होंने इनके नाम पर इस योजना को बनाया। एग्ज़ैक्टली इसलिए बोल रहा हूँ कि मुख्य उद्देश्य लिखिए इसका। इसमें मुख्य उद्देश्य लिखो, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी, बेरोज़गारी, गरीबी, बेरोज़गारी, शिक्षा शिक्षा एवं कृषि को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। परंतु यह योजना सफल रही परंतु असफल रही, स्थान दिया, परंतु यह योजना असफल रही क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग आंदोलनों में आंदोलनों में बड़ा वर्ग आंदोलनों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। इसको आज ऐसे समझ लीजिए। देखिए पहले भी जितने अमीर लोग थे और जो ये लोग गरीब या दबे कुचले लोग थे, आप और हम वगैरह जितने भी थे, ये आंदोलन में भाग लेते थे, पूरी तरह से उसका विरोध करते थे। लेकिन जो ऑफिस या फिर बड़े लोग थे, वो इन लोगों को बेवकूफ़ मानते थे। क्यों खामोखा के ये आंदोलन कर रहे हैं? क्यों बेवजह सड़क को घेरे पड़े हैं? ये आज भी है, जैसे किसान आज भी दिल्ली के अंदर या कहीं भी धरना दे देता है, तो लोग गाड़ी में बैठे हुए सीधा बोलते हुए चले जाते हैं, खामोखा के रास्ता रोक रखा है, जाम लगा रखा है, परेशान कर दिया है, क्यों बे यहाँ पर किया हुआ है, सरकार अच्छा तो कर रही है। पहले भी यही चीज़ें थी, आज भी यही चीज़ें हैं। हाँ, एग्ज़ैक्टली, ठीक है? अब ये सब चीज़ें पहले भी अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन होते थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ होते थे, ये हम अंग्रेज़ नाम ले रहे हैं, लेकिन पहले नाम लिखा क्या जाता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया या ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट लिखा जाता था, ठीक है? और आज भी हम क्या हैं? ब्रिटिश हटा दो, इंडियन गवर्नमेंट। और किसी के खिलाफ तो ये किसान आंदोलन नहीं कर रहा ना, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। फिर परेशानी किस बात की है? और ये देश सरकार का है और सरकार देश का है, तो फिर क्यों नहीं इसकी पूरी सुनी जाती है?
ये कितना ही तो मान रहा है कि एमएसपी थोड़ा-सा बढ़ा दीजिए। ये कितना ही तो मान रहा है कि तुम किसी के निजी हाथों में ना पहुँचाओ। ये कितना ही तो मान रहा है कि जो गन्ने का पेमेंट है उसको लौटा दीजिए। इतना ही तो बोल रहा है कि जितने भी फर्टिलाइज़र्स पे जो टैक्सेस लग गए हैं इसको थोड़ा-सा हटा दीजिए। क्या गलत है? क्योंकि ये स्वयं एमएस स्वामीनाथन अपनी रिपोर्ट में लिखकर चले गए थे कि देश का किसान वर्ग एक ऐसा किसान वर्ग है जो कि कभी भी लाभ में नहीं रह सकता। हानि कभी ना कभी निश्चिंत है उसकी। ठीक है? उसका स्वयं का श्रम यानी कि उसका योगदान का पे कभी नहीं मिलता उसको। याद रखना इस बात को। कभी उसका नहीं मिलता है और सबसे ज़्यादा वो अपना जान खपाता है उसके अंदर। ठीक है? नेक्स्ट हेडलाइन लिख लो। अ, यो जन योजना, जन योजना, जन योजना, पीपल्स प्लान। ठीक है? इसमें भी बिल्कुल सेम लिख लीजिए। ये बस यहाँ इसकी जगह 45 लिख लीजिए। इसकी स्थापना नहीं, नहीं, उसके बाद इसे यहाँ से हटाकर एम एन रॉय के द्वारा इसको स्थापित किया गया। एम एन रॉय का देखना होगा, बहुत टाइम हो गया इसको, मैंने ऐसी एम एन रॉय ही करते हैं इसको। आपकी बुक में भी एम एन रॉय लिखा मिलेगा। ठीक है? ये योजना भी असफल रही। कारण दोबारा लिखवाने की जरूरत नहीं क्योंकि बिल्कुल सेम कारण है जो गांधीवादी योजना का था। और गांधीवादी योजना असफल हो गई थी, इसलिए इस योजना को बनाया गया था, जन योजना को। और उसका उद्देश्य भी बिल्कुल सेम रखा गया था। गरीबी, बेरोजगारी, ये जितना भी है कृषि योग्य चीजें, सब कुछ उसी में सेम था, इसका उद्देश्य भी। ठीक है? तो ये योजना भी देश की असफल रही और जन योजना भी असफल रही। अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण योजना की। दो सबसे ज्यादा पूछी जाएंगे। इनसे पता कौन कौन से सवाल आएंगे आपसे? मैं भी बता रहा हूं आपको। जैसे कि गांधीवादी योजना को किसने बनाया? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। जैसे जन योजना को किसने बनाया? एम एन रॉय ने। ये बस इसका सन याद रखना कि ये सन, इसका सन क्या है, उसका सन क्या है, बस इतना सही है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। जो ज्यादा डीपली पूछता है वो है बॉम्बे प्लान और लास्ट वाला है सर्वोदय प्लान। नेक्स्ट हेडलाइन लिख लीजिए, सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान। ठीक है? अब ये लिखवाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये वाली जो सर्वोदय वाली है। तो तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह सेम चैनल पर। ठीक है? तो अभी किसका है? अब आप